हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी ग्रामर करने वाले। तो ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं। एक नोटबुक पेन लेके बैठिएगा। जो मैं आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करें? एक्साइटेड एवरीवन? तो आज हम एरर डिटेक्शन करेंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट करेंगे, दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन को। पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद से पढ़ के आइडेंटिफाई करें क्या एरर है। 5-5 क्वेश्चंस का सेट करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से करेंगे और फिर हम उसको नेक्स्ट 5-5 के ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आप मुझे हर 5 के बाद अपने स्कोर्स बताते हुए चलेंगे कि आपके मार्क्स कितने कितने आए। और जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको नहीं पता था या आपने पहली बार सुना हो ग्रामर का, तो आप उसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन जरूर करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। चलिए, लेट्स डिस्कस दीज 5 क्वेश्चंस। दे में पॉसिबली पोस्टपोन। देखो, मे का मतलब होता है शायद।
शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए तो मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। हाँ, मे का मतलब होता है शायद, माइट का मतलब भी शायद होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? शायद। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? माइट का मतलब होता है बहुत कम चांसेस है, मतलब मे में थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, माइट में थोड़े कम चांसेस होते हैं, बट दोनों का मतलब शायद होता है। अब पॉसिबली का मतलब भी शायद होता है, पॉसिबली का मतलब, लाइकली का मतलब, इनका मतलब भी क्या होता है कि इस बात के चांसेस हैं, इस बात शायद। तो दे मे पॉसिबली दोनों मत लिखो, है ना, पॉसिबली हटाना पड़ेगा क्योंकि मे का मतलब ऑलरेडी शायद है। तो दे मे पोस्टपोन देयर वेकेशन, वो अपनी वेकेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, किसके बाद? जब न्यूज आई कि वापस से कोविड आ रहा है और ये न्यूज पूरे पूरे इंटरनेट में फैल गई, तो इस बात के चांसेस हैं कि वो अपनी वेकेशन को पोस्टपोन कर दें। तो सुपरफ्लुअस था, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा था। मे का मतलब भी शायद और पॉसिबली का मतलब भी शायद, तो आप इस कॉन्सेप्ट को डबल स्टार्ट करके अपनी कॉपीज में लिख लो कि मे और पॉसिबली और मे और लाइकली साथ में नहीं आएंगे, आंसर इज ए। आप लोगों ने वाला गाना नहीं सुना था क्या? आप लोग इतना हंस रहे हो इस गाने पे। हाँ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को बोला कि प्रैक्टिस करो भाई, सी आ गया ना, प्रैक्टिस, एडवाइस, डिवाइस, बिलीफ, ये सारे नाउन्स होते हैं। प्रैक्टिस, एडवाइज, डिवाइज, आज ही सुबह पढ़ा है एडिटोरियल की क्लास में, बिलीव, ये सारे वर्ब्स होते हैं। इनमें क्रिया आ जाती है, करना ऐड हो जाता है। तो अभ्यास है तो ये अभ्यास करना, सलाह है तो ये सलाह देना, डिवाइस इक्विपमेंट प्लान करना, विश्वास तो विश्वास करना, मतलब इन सब में एक्शन आ जाता है। तो टीचर ने बच्चों को बोला कि अभ्यास करो, करो मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स ऐसी। तो टीचर ने बच्चों को बोला कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो उनके द्वारा दिए गए हैं क्लास के दौरान। अच्छा, अब ना कुछ कुछ थोड़ी सी ना, चलो एरर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि टीचर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब आस्क्ड है, किसको पूछा? बच्चों को पूछा, तो ये स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू प्रेपोजिशन था, तो प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये क्या चल रही थी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जब भी बाय लिखा होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये भी क्या हो गई? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये भी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, तो ये भी क्या हो गई? एडिशनल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप किस किस से देते हो? प्रेपोजिशन से देते हो, V1 प्लस ING से देते हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन तीन चीजों से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले का भी कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का भी। दे, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मे और पोस्टपोन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। देयर वेकेशन ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर कंजंक्शन है, दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो आफ्टर क्या है? कंजंक्शन है। ये तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा सेंटेंस आ गया। द न्यूज सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहां होती है? वर्ब से जस्ट पहले, तो ये रही वर्ब। तो इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन थी? ये टुक ओवर व्हाट? इंटरनेट, इंटरनेट इसका ऑब्जेक्ट होगी। तो दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना। आपने सिर्फ एरर डिटेक्शन कर लिया, आपका काम नहीं खत्म हुआ। आपको अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है ना, तो आप आराम से एरर ढूंढ लोगे। तो दो सेंटेंसेस थे जो कि एक प्रेपोजिशन आफ्टर से कनेक्टेड थे। इस वाले सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट था। इस वाले सेंटेंस के पास भी अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट था। कितने लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर है? सभी को? तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझा करो हर सेंटेंस का, तभी अपने आप एरर आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलो, टुक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की मेन वर्ब होगी ना बेटा, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्टली नहीं आ सकती, कभी डायरेक्टली नहीं आ सकती वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुक
टेक, टुक, टेकन होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली आ ही नहीं सकती थी क्योंकि सब्जेक्ट की हमें वर्ब लिखनी थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगानी है तो हैज, हैव या हैड लगाओ, या फिर इज, एम, आर लगाओ पैसिव वॉइस में, वॉज, वर लगाओ, या फिर उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज हाई टाइम, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं सबने? इट इज हाई टाइम लिखाओ, इट इज टाइम लिखाओ। दो ऑप्शंस होते हैं, या तो TO2 लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, समय आ गया है क्या करने का, मेहनत करने का, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड। या फिर दूसरा कौन क्या होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ऐसा कोई भी फ्रेज हो, सब्जेक्ट लिखो जिसके बारे में बात कर रहे हो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ। इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, तो या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ सब्जेक्ट के बाद, या फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, दो ही ऑप्शंस होते हैं। तो चिल्ड्रन क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि TO2 तो लिखा हुआ नहीं है। चिल्ड्रन रियलाइज्ड, तो अब समय है कि बच्चे रियलाइज करें कि अगर वो सोशल मीडिया से एडिक्टेड होते हैं तो वो उनको हेल्प नहीं करेगा उनके फ्यूचर में सोशल मीडिया कोई हेल्प नहीं करने वाला, ये बात बच्चों को समझ जानी चाहिए। चलो इसमें भी थोड़ा सा करें ग्रामर। चलो लुक एट द ग्रामर इन दिस। इट इज हाई टाइम एक पूरा का पूरा फ्रेज है, इट इसका सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, रियलाइज्ड उसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। अब अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया, गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई इज और गोइंग। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लो। अगले पर आ जाते हैं। हिज एंटायर हाउस, उसका पूरा का पूरा घर जो है वो जल गया था फायर से, जो अचानक से फैल गई सोसाइटी में पिछली रात। चलो अच्छा, एनगल्फ्ड के साथ ना इन लगाते हैं। लोग ना स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं एनगल्फ्ड बाय द फायर, लेकिन जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप क्या लगाते हो, एनगल्फ्ड इन द फायर। आग में पूरा का पूरा झुलस गया, आग के द्वारा नहीं झुलसाया गया, आग कोई एजेंट नहीं है, आग में झुलसा है, इसका मतलब एनगल्फ्ड इन द फायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। अच्छा अब इसको एक बार देखो, इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, हाउस सब्जेक्ट हो गया, वॉज एनगल्फ्ड वर्ब हो गई, ठीक है। दैट किसके लिए यूज हुआ है, फायर के लिए, तो दैट का सब्जेक्ट कौन है, ये फायर ही है, वो फायर जो फैल गई, तो दैट सब्जेक्ट किसके बारे में बता रहा है, आग के बारे में। वो फायर जो फैल गई, ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, फैल गई, कहां फैली, सोसाइटी में फैली पिछली रात। अच्छा यहाँ पे अब एक और चीज थी, लास्ट नाइट दे रखा था। हमेशा याद रखना जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, लास्ट नाइट, येस्टरडे, तो आप टेंस कौन सा लगाते हो, सिंपल पास्ट टेंस लगाते हो। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हो। तो हमने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों लगाई है, ब्रोक आउट, क्यों, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस करना था, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट लिखा। वॉज एनगल्फ्ड भी सिंपल पास्ट टेंस ही है, वॉज के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ये क्या होता है, पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगला क्वेश्चन, आई एम गुड एट परफॉर्मिंग, मैं बहुत अच्छा हूं परफॉर्म करने में ऐसे चैलेंजिंग और रिस्क ओरिएंटेड टास्क को। अच्छा अब यहाँ पे ना एक तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन टैग का एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए छोटा सा जो क्वेश्चन होता है ना इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये जिस टेंस में होता है उसी टेंस में बनाना होता है। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव बनता है। पहले तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव बनेगा। आपको लग रहा होगा कि हम एमेंट आई लिख दें, बट एमेंट आई, एमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, आरंट, आरंट आई। इसका राइट क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट आई। तो जब भी आई एम लिखा हो आप उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई बनाओगे, क्योंकि एमेंट आई जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। आई को और यू को जनरली प्लूरल वर्ब्स के साथ ही आप एसोसिएट करते हो। तो आंसर इज डी, आरंट आई विल। अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ऐसे लिख देते हैं बहुत बार, बहुत बच्चे बोलते भी हैं आई एम गुड इन इंग्लिश, नहीं,
गुड के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन लगता है वो कौन सा लगता है? एट लगता है। आई एम गुड एट इंग्लिश। इन मत लगाना कभी भी गुड के साथ। डजंट कब आता है? डजंट तब आता है जब यहाँ पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स वेल, वो अच्छा रीड करता है, तब मैं कहती ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाती? डजंट ही। तो जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली दे रखी होती, तब आप डू या डज लगाते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो फॉर एग्जाम्पल, यू रीड वेल, तुम अच्छा पढ़ते हो, तो अब यहाँ पे डोंट यू आ जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा तो डज आएगा, और अगर एम आएगा तो आर आएगा। क्लियर? मैम थोड़ा नीचे हो जाओ, सॉरी बेटा, एक सेकेंड। ठीक है मैम, सेकंड क्वेश्चन में डाउट है एक बच्चे को, प्रियंका गौतम जी को। एक मिनट बेटा, हाँ इसमें बताओ क्या डाउट है। प्रैक्टिस वर्ब है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब भी एक्शन की बात करते हैं, तो इसलिए वर्ब आएगी PRACTISEI। इजंट कब आता? जब इज लिखा होता। ही इज गुड एट इंग्लिश, तो इजंट ही आ जाता। चलो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ। 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज, देखो हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज किसी का फ्रैक्शन हो, अच्छा 1 है तो फोर्थ लिखेंगे, है ना, 2 है तो फोर्थ लिखेंगे, 33% हो, 1% हो, मान लो 1% है। जब भी आप किसी के फ्रैक्शन की बात करोगे या फिर आप किसी परसेंटेज की बात करोगे, ये जिस चीज का होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। मतलब अगर ये सिटी होगा तो इज आएगा, अगर ये बुक्स होगा तो आर आएगा, हैज आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डज आएगा, डू आएगा। मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी अगर ये सिंगुलर होगा, प्लूरल वर्ब आएगी अगर ये प्लूरल होगा।
चलो, एम्प्लॉइज प्लूरल है, मतलब जिस चीज का फ्रैक्शन होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। तो इन्होंने एक क्वेरी उठाई है किस चीज को लेके कि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हैज की जगह हैव आएगा, आंसर विल बी बी। क्लियर है सभी को? तो जब भी फ्रैक्शन होगा या कोई परसेंटेज होगा, आप हमेशा उस चीज को चेक करोगे जिस चीज का वो परसेंटेज है, जिस चीज का वो फ्रैक्शन है। ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज सब्जेक्ट हो गया, हैव रेज्ड इसकी वर्ब हो गई, क्या रेज किया है, क्वेरी, क्वेरी ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर हर सेंटेंस का देखते हुए चलना। अगर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ गया, मान लो एरर डिटेक्शन का 50% आ गया, कि आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर में गड़बड़ तो नहीं है। बीइंग अ डाइसी सिचुएशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड नॉट फाइनलाइज द डील विद द इन्वेस्टर्स। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डाइसी सिचुएशन कौन है? ये V1 प्लस आईएनजी है ना? V1 प्लस आईएनजी से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, बट किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है? ये कौन सी चीज है जो डाइसी सिचुएशन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कोई सिचुएशन है नहीं। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई सिचुएशन होता है तब भी सही हो जाता कि चलो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो जब भी आपको क्लैरिटी ना हो किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे एक प्रोनाउन ऐड कर देते हैं, इट। तो इट बीइंग अ डाइसी सिचुएशन, वो एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डील को फाइनलाइज नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स के साथ। क्यों? क्योंकि क्या थी, एक डाइसी सिचुएशन। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, बीइंग अ डाइसी सिचुएशन। चलो, स्ट्रक्चर बताओ मुझे इसका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट फाइनलाइज वर्ब हो गया, द डील ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, तो ये क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब मैम बीइंग इन अ डाइसी सिचुएशन, हाँ कर सकते हो, बहुत अच्छा। बीइंग इन अ डाइसी सिचुएशन, ये एक डाइसी सिचुएशन में है, कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो बीइंग इन भी सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना कुछ एग्जाम्पल से करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला बीइंग अ रेनी डे, she did not go to school। बताओ ये सही है गलत है? क्या शी रेनी डे थी? नहीं। तो रेनी डे कौन था? लगाना पड़ेगा इट। इट बीइंग अ रेनी डे, फिर इस बीइंग को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि वो रेनी डे था, वो स्कूल नहीं गई। चलो, अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, बीइंग द टॉपर ऑफ द क्लास, शी गॉट अ प्राइज। अब यहां पे इट लगाने की जरूरत है क्या? सेंटेंस का दोनों का स्ट्रक्चर सेम था। बीइंग अ रेनी डे था तो मैंने इट लगाया, क्योंकि शी रेनी डे नहीं थी। बीइंग द टॉपर ऑफ द क्लास, अब मैं यहाँ पे इट नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि शी टॉपर ऑफ द क्लास है, तो ये शी की ही इंफॉर्मेशन है, तो काम चल जाएगा। तो अगर ये शी की ही इंफॉर्मेशन होगी तो इट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये शी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इट लगाना पड़ेगा। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, एक और सेंटेंस दे दो, मुझे बताना वहां इट आएगा या नहीं आएगा। बीइंग scolded by everyone, he wept a lot। बताओ, क्या यहाँ पे इट लगाने की जरूरत है? बीइंग स्कोल्डेड बाय एवरीवन, ही वेप्ट अ लॉट, उसे बहुत, हर किसी ने डांटा तो वो बहुत रोआ। किसको डांटा? ही को ही डांटा, तो ही को ही स्कोल्ड किया गया, ही रोया, तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाने की जरूरत है बीइंग ब्रोकन, शी रिप्लेस्ड इट। अब यहाँ पे इट लगाओ नहीं लगाओ? वो चीज टूटी हुई थी तो उसने रिप्लेस कर दी। कौन टूटी हुई थी? शी तो नहीं टूटी हुई थी, शी कैसे रिप्लेस करेगी खुद को? अब यहाँ पे इट लगाने की जरूरत है, तो और इसको बीइंग को ऐसे लिखने की जरूरत है, इट बीइंग ब्रोकन, शी रिप्लेस्ड। तो समझ में आ रहा है कहाँ इट लगेगा, कहाँ इट नहीं लगेगा? एवरीवन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है करने में सभी को? आर यू एंजॉइंग द सेशन? द कंपनी हैज इनकर्ड मेजर लॉसेस, कंपनी ने बहुत बड़े बड़े लॉस झेले हैं क्योंकि जो कमिटी है फाइनेंस की वो डिवाइडेड है। अच्छा, कमिटी ना एक कलेक्टिव नाउन होता है। जब भी आप किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हो और ये सब बटे हुए होते हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग है, तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हो। अगर ये यूनाइटेड होते हैं, मिले हुए होते हैं, यूनाइटेड का एक वर्ड होता है यूनानिमस। यूनानिमस मीन्स एक मत होता है, इनके बीच में कंसेंसस होता है। कंसेंसस मीन्स अग्रीमेंट होता है। अगर ये यूनाइटेड होते हैं, एक मानते हो इनको, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो। तो अगर ये बटे हुए हैं तो प्लूरल वर्ब, अगर इकट्ठे हैं तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे तो डिवाइडेड है तो वर्ब। तो कंपनी ने बहुत लॉसेस झेले हैं क्योंकि जो कमिटी थी वो इन्वेस्टमेंट को लेके डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। वर भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, दोनों आ सकते। तो आंसर इज सी। चलो इसका स्ट्रक्चर बता दो मुझे। हैज, ये तो बहुत लाइट कलर का पेन हो गया है, थोड़ा सा डार्क पेन कर लेते हैं। चलो, कंपनी सब्जेक्ट हो गया, हैज इनकर्ड वर्ब हो गई, लॉसेस ऑब्जेक्ट हो गया, बिकॉज क्या था, कंजंक्शन, दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, तो दूसरे सेंटेंस का कमिटी ऑफ फाइनेंस सब्जेक्ट हो गया, इज डिवाइडेड वर्ब हो गई, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसमें भी ऑफ फाइनेंस प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्यों वॉज वर और दोनों आ सकते हैं? दोनों आ सकते हैं। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट हो तो यहाँ पे पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। फ्यूचर तो नहीं आएगा क्योंकि आगे की बात नहीं करे, पुरानी ही बात करे, तो पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट भी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि यहाँ प्रेजेंट हो तो यहाँ सिर्फ प्रेजेंट ही आएगा, या फिर यहाँ प्रेजेंट हो तो यहाँ सिर्फ पास्ट ही आएगा। नहीं, जब भी मेन क्लॉज प्रेजेंट में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी आ सकता है। बट इसका उल्टा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये पास्ट होता है, अगर मेन क्लॉज पास्ट होता है तो सबऑर्डिनेट में सिर्फ पास्ट आएगा। तो अगर ये पास्ट है तो ये सिर्फ पास्ट होगा, अगर ये प्रेजेंट है तो ये कुछ भी हो सकता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। चलो, द जजेस चोज मी, जजेस ने मुझे चूज किया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो है ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो दो सेम चीजों का कंपैरिजन करते हो। जब भी कंपैरिजन करते हो दो सेम चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आई सब्जेक्टिव केस है तो यहां पे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, दैट मीन्स शी। इसको पूरा करोगे तो शी इज, अकेला शी भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं। तो जजेस ने मुझे चूज किया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट। हर नहीं आएगा, शी आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव। चोज बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, चूज, चोज, चोजन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए चोज लिखा है। चूज नहीं आएगा, चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ऑलरेडी हो चुका है एक्शन, इसलिए चोज लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें कोई एरर नहीं। चलो इसमें अब स्ट्रक्चर सेंटेंस का, जजेस सब्जेक्ट हो गया, चोज वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, बिकॉज कंजंक्शन हो गया, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, तो दे सब्जेक्ट हो गया दूसरे सेंटेंस का, थिंक वर्ब हो गई, फिर से दैट कंजंक्शन आ गया, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, तो अगले सेंटेंस का आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत? मैम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, उनको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मतलब उनकी सोच है ये। तो बिकॉज कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं पूरे पूरे, एक का टेंस अलग है, एक का टेंस अलग है। आगे बढ़े। मोर इंटेलिजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सारी डिग्रीज है। अगला, नेहा इज अपसेट, नेहा दुखी है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते प्रणाली जो है अब्रॉड जा रही है हायर स्टडीज के लिए।
पाक साफ सेंटेंस था, मुझे पता है आपने इसमें एरर निकाल दिया होगा, जबकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस में कोई गड़बड़ थी नहीं। नेहा अपसेट क्यों है? क्योंकि अगले हफ्ते रोनाली अब्रॉड जा रही है अपनी पढ़ाई के लिए। जब कोई प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होता है तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हो। तो इस गोइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जा रही है? अब्रॉड जा रही है। किसके लिए जा रही है? हायर स्टडीज के लिए जा रही है। अपसेट है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब्रॉड बेटा एडवर्ब है, तो वर्ब के डायरेक्टली बाद एडवर्ब आता है, तो गोइंग अब्रॉड में भी कोई गड़बड़ नहीं थी। क्लियर? प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होता है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। आगे बढ़े। अब 10 क्या 11 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक क्विज फॉर्मेट में, फिर उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। बट 11 क्वेश्चंस बैक टू बैक ऑफ एरर रिडक्शन क्विज फॉर्मेट, देन वील मूव अहेड विद फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। तैयार हो सभी लोग क्विज के लिए? एवरीवन, चलिए, ऑल द बेस्ट।
लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस नाउ। देखते हैं आउट ऑफ 11 क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। रोहित इज द सेम बॉय। देखो जब भी लिखा हो द सेम, जब भी क्या लिखा हो द सेम, या फिर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर फ्यू दे रखा हो, लिटिल दे रखा हो। तो हमेशा याद रखना उस केस में आप कभी भी हु या हुम या फिर विच ये सब नहीं लगा सकते। उस केस में हाँ द फ्यू या द लिटिल दे रखा हो, राइट। तो आप उस केस में हमेशा जो कंजंक्शन लगाते हो वो कौन सा होता है? दैट। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज दैट। आप कुछ और नहीं लगा सकते। तो अगर द सेम दे रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, द फ्यू द लिटिल दे रखा हो, तो हमेशा दैट लगाओ। तो रोहित इज द सेम बॉय दैट। रोहित वही लड़का है जिसने प्रोटेस्ट किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कॉलेज के कैंपस में। रोहित सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, सिमिलरली दैट कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन के बाद की वर्ब ये प्रोटेस्ट इज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगेंस्ट प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, विद इन भी प्रेपोजिशन था, ये सारा का सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। आफ्टर एन आवर ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा, डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन। तो 1 घंटा निकल गया कंफ्यूजन में होते होते, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। द टीम ऑफ डॉक्टर्स, ये टीम सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड वर्ब हो गई, किस पे रीच कर गए? फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है जो लास्ट में निकला, मतलब इसके साथ फाइनल नहीं लगा। तो रीच द कंक्लूजन, वो लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो आपको फाइनल नहीं लगाना है यहाँ पे क्या आएगा? कंक्लूजन। सुपरफ्लुअसनेस की एरर थी। सुपरफ्लुअसनेस का मतलब क्या होता है? पानी ऑटोमेटिकली गीला ही होता है ना, तो वेट वाटर कैसे लिखोगे? हिस्ट्री का मतलब ही होता है पुरानी, तो पास्ट हिस्ट्री कैसे लिखोगे? रिकॉर्ड हमेशा पुराना ही होता है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं लिखते। रिटर्न का मतलब ही वापस जाना होता है, तो रिटर्न बैक नहीं लिखते। रिपीट का मतलब ही दोबारा दोहराना होता है, तो रिपीट अगेन नहीं लिखते। डेस्टिनेशन अपने आप में फाइनल होती है, एक मूवी भी बना दी फाइनल डेस्टिनेशन करके। डेस्टिनेशन मीन्स आपका लास्ट स्टॉप क्या है, तो फाइनल नहीं लिखते। फ्यूचर तो हमेशा आने वाला ही होता है, फ्यूचर का मतलब ही है जो आएगा, तो कमिंग फ्यूचर नहीं लिखते। गलती का ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती है, तो बिग ब्लंडर नहीं लिखते। मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़, तो एंग्री मॉब नहीं लिखते। फ्यूनरल अपने आप में ही एक सर्विस होती है, अंतिम संस्कार, तो फ्यूनरल सर्विस नहीं लिखते, सिर्फ फ्यूनरल होता है। गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री है, तो फ्री गिफ्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि गिफ्ट अपने आप में ही क्या होता है? फ्री होता है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअसनेस की एरर। रफ अप्रोक्सीमेशन या रफ एस्टिमेशन नहीं लिखते है ना। एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है क्लियर नहीं है, रफ है, तो सिर्फ एस्टिमेशन आएगा या सिर्फ अप्रोक्सीमेशन आएगा। इनके साथ आप रफ नहीं लगाओगे। बिल्कुल सही बोला। ट्रू फैक्ट, फैक्ट का मतलब ही है कि वो सच है, तो ट्रू फैक्ट नहीं लिखते। तो इस तरह के बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, एरर डिटेक्शन में, जहां पे इस तरह के फ्रेजेस बना दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है किस पार्ट में एरर है। तो इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कजिन ब्रदर नहीं लिखते, वेरी नाइस। कजिन का मतलब ही होता है भाई या बहन, तो ना ही कजिन ब्रदर लिखते, ना ही कजिन सिस्टर लिखते। सिर्फ क्या लिखोगे? सिर्फ कजिन लिखोगे। अगले पर आ जाते हैं। अ लिटिल जूस आई सेव्ड फॉर हिम। देखो जूस की इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, जूस जो मैंने सेव किया था। तो जब आप बोलते हो जितना है उतना ही, तो आप वहां पे आर्टिकल द लगाते हो। देखो जब अकेला लिटिल आता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर। जब अ लिटिल होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। और जब द लिटिल होता है, इसका मतलब होता है जितना है उतना ही। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए किसी भी चीज की, अच्छा लिटिल यूज कब करते हैं? जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते उनके साथ।
जैसे जूस को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो लिटिल यूज करोगे। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए उस चीज की एडिशनल, द लिटिल वाटर, अब मैंने इस वाटर की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, आई हैड, जो मेरे पास था, वॉज poured इनटू द बॉटल, जितना भी पानी मेरे पास था वो सारा का सारा बॉटल में डाल दिया गया। तो जैसे ही मैंने इस वाटर की इंफॉर्मेशन दे दी आई हैड, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना। तो जितना है उतना ही, तो जितना पानी मेरे पास था वो सारा का सारा बॉटल में डाल दिया गया है। सिमिलरली सेंटेंस को देखो, जितना जूस जो मैंने सेव किया था, इस जूस की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, आई सेव्ड फॉर हिम। तो जितना जूस मैंने सेव किया था वो सारा का सारा जूस फैल गया फ्लोर पे, और किसने फैलाया, उन नॉटी बच्चों ने फैलाया। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन दे देते हो तो आपको वहां पे आर्टिकल दा लगाना था। सेंटेंस तो ये था, जूस सब्जेक्ट था, वॉज स्पिल्ड इसकी वर्ब थी, और ये क्या थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही थी, ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही थी, ये सारी की सारी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब काउंटेबल होता है, जब गिन सकते हैं, तो क्या यूज करते हैं, फ्यू। फ्यू को तब यूज करते हैं जब आप उस चीज को गिन सकते हैं। समझ आ रहा है? अगला, नो सूनर हैड ही स्टेप डाउन द स्टेज, मुश्किल से वो स्टेज से उतरा ही था। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन लगता है वो क्या लगता है, THAN देन। तो नो सूनर के साथ क्या लगेगा, THAN देन लगेगा। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली, इन सबके साथ क्या लगता है, इन सबके साथ व्हेन लगता है। और अगर एज सून एज लिखा हो तो कुछ भी नहीं लगता। तो अगर एज सून एज लगा होगा तो कुछ भी नहीं लिखेगा, लगेगा। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली लगा होगा तो व्हेन लगेगा, और अगर नो सूनर लगा होगा तो THAN देन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले। तो नो सूनर, मुश्किल से वो स्टेज से उतरा ही था कि क्राउड जो है उसकी तरफ आने लग गया ऑटोग्राफ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, यहां से भी बहुत बार एरर आता है, हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड नो सूनर से स्टार्ट होगा या फिर हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली किसी से भी स्टार्ट होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। मतलब क्वेश्चन कैसा आ जाता है, नो सूनर ही हैड लिख देते हैं और पूछते हैं क्या एरर है। नहीं, ही हैड गलत है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में हमने पढ़ा हुआ है। तो नो सूनर हैड ही इज राइट, ही हैड गलत है। तो आंसर इज बी पार्ट में एरर हो गया, व्हेन की जगह देन है। इसमें भी स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं सेंटेंस का। हैड वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, स्टेप भी वर्ब हो गई, द स्टेज ऑब्जेक्ट हो गया, स्टेप्ड डाउन द स्टेज, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन से पहले आता है, वर्ब के जस्ट बाद आता है। व्हेन कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, क्राउड उसका सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड उसकी वर्ब। द जर्मन्स फॉट, जर्मन्स लड़े और उन्होंने फ्रेंच को हराते। देखो, जब भी किसी लैंग्वेज को लोगों का के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश की बात नहीं करनी है, मुझे ब्रिटेन के लोगों की बात करनी है, तो हम उस लैंग्वेज से के आगे द लगा सकते हैं, द इंग्लिश। मुझे हिंदी की बात नहीं करनी है, मुझे हिंदुस्तान के लोगों की बात करनी है, तो द हिंदी। वैसे इंडिया की एक लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेज है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। जिस कंट्री की एक लैंग्वेज है और वहां के लोगों को वो रेफर करती है, मुझे फ्रेंच की बात नहीं करनी है, मुझे फ्रांस के लोगों की बात करनी है, तो द फ्रेंच। मुझे जर्मन लैंग्वेज की बात नहीं करनी है, मुझे जर्मनी के लोगों की बात करनी है, तो द जर्मन्स। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात कर रहे होते हो तो आप क्या लगाते हो, उससे पहले आर्टिकल द लगाते हो। लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे होते, वहां के लोगों की बात कर रहे होते हो। तो जर्मन्स लड़े हैं और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं हराया है, फ्रांस के लोगों को हराया है, इसका मतलब द फ्रेंच। तो उन्होंने फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को हराया है इस वॉर में, जो कि लेट 19th सेंचुरी में हुई। तो जब भी लैंग्वेज से लोगों के बारे में दिखाना होता है, आप हमेशा द आर्टिकल वहां पे लगा देते हैं। तो द इंग्लिश मीन्स ब्रिटेन के सारे लोग, द फ्रेंच मीन्स फ्रांस के सारे लोग, द जर्मन मीन्स जर्मनी के सारे। समझ आ रहा है सभी को? तो आंसर वॉज बी, द फ्रेंच। एक बच्चे का डाउट है, मैम द लिटिल क्यों आना चाहिए था वहां पे? जब भी किसी की इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि वो जितना है उतना ही,
तो हम वहां पे द आर्टिकल लगाते हैं। द लिटिल वाटर, फिर मैंने इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इस पानी की, दैट वॉज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट था। फिर मैंने इस वाटर के बारे में दोबारा लिखा, वॉज गिवन टू एवरीवन। तो जब भी आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसके बीच में एक फ्रेज लगा के इंफॉर्मेशन दे दो जो बताए कि जितना है उतना ही, तो आप वहां पे हमेशा द लिटिल लगा। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था। द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जो एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्या बता रही हैं कि आपको धूप में नहीं जाना चाहिए बिटवीन, अच्छा बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, है ना, बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, है ना, फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली का रास्ता, तो बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। तो या तो इसको बिटवीन 2 PM एंड 4 PM कर दो, या फिर फ्रॉम 2 PM टू 4 PM कर दो, दोनों तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स है। तो रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रही हैं कि आपको धूप में नहीं जाना है इस टाइम के बीच में, क्योंकि बहुत गर्मी है। आंसर इज सी। अब बहुत सारे बच्चे ना इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और बहुत बार एरर्स कर देते हैं। आपको समझाती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल टेक द बुक्स फ्रॉम राम एंड श्याम। मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, मैं किताबों को ले लूंगी राम और श्याम से। आप में से बहुत से बच्चों को लगता है कि रिमिशा मैम ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि फ्रॉम के साथ टू आता है, तो एंड को हटा के टू कर दो, और इस सेंटेंस में एरर है। अभी भी बहुत सारे बच्चे टू कह रहे हैं। राम से श्याम, फ्रॉम के साथ टू का मतलब होता है यहां से यहां तक, तुम तक, तुम तक, यहां से यहां तक। राम से श्याम तक मैं किताबें ले लूंगी, हिंदी करो इसकी जरा। राम से श्याम तक मैं किताबें ले लूंगी, नहीं, मैं राम और श्याम से किताबें ले लूंगी। इस फ्रॉम का मतलब से है, तो फ्रॉम के साथ एंड लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। बिटवीन के साथ कभी टू नहीं लगता। हाँ, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, यहां से शुरू करोगे यहां तक, तो जब तक वाला मीनिंग हो यहां से यहां तक, तब फ्रॉम के साथ टू लगता है। अदरवाइज फ्रॉम के साथ एंड भी लग सकता है। तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? मेरी सब होशियारी बस तुम तक। शी वॉज बॉर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। जब भी आप बताते हो कि वो उसके पेरेंट्स इंडियन है, तो आप बॉर्न ऑफ फ्रेज का यूज करते हो। बॉर्न फ्रॉम बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम बॉर्न फ्रॉम इंडियन पेरेंट्स लिख दो, एकदम गलत है। जब भी आप बोलते हो कि वो उस फैमिली में पैदा हुई है, तो बॉर्न फ्रॉम नहीं लगा सकते, बॉर्न टू भी लगा सकते हैं। तो बॉर्न टू भी सही होता है और बॉर्न ऑफ भी सही होता है, बट बॉर्न फ्रॉम इज गलत, बॉर्न फ्रॉम इज रॉन्ग। तो वो इंडियन फैमिली में पैदा हुई, फिर भी उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी अब्रॉड जी है, और वो फॉरेन वैल्यूज को ही चेरिश करती है, जो उसे वहां सिखाया गया उन्हीं को संजो के रखती है। कोई एरर नहीं। आंसर वॉज ई, नो एरर एट ऑल। और आपकी वही आदत है कि आप सही आंसर में भी एरर ढूंढ लेते हो, जबकि इसमें सही सही था, कोई एरर था ही नहीं। तो बॉर्न ऑफ सही होता है, बॉर्न टू सही होता है पेरेंट्स के केस में, बट बॉर्न फ्रॉम कभी भी सही नहीं होता जब भी आप बता रहे होते हो कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। बॉर्न बाय बिल्कुल गलत है बेटा। बॉर्न बाय बच्चे को महापापी अवार्ड दिया जाता है। वो पता क्या कह रहा है कि इंडियन पेरेंट्स के एक्शन की वजह से, जब भी आप बाय कब लगाते हो, जब बाय के आगे कोई एजेंट दे रखा होता है जिसने एक्शन किया हो, तो बॉर्न बाय इज कंप्लीटली रॉन्ग। उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। चलो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस ही नहीं करते हैं, बट हाँ, बॉर्न बाय इज रॉन्ग। तो बॉर्न फ्रॉम भी गलत है, बॉर्न टू कर सकते हो या फिर बॉर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हो गया? एरर, एरर था ही नहीं, तो आंसर वाज ई, नो एरर एट ऑल।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड, हर कोई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, एज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो कावर्डली बिहेव करेगा बैटलफील्ड में। चलो इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कावर्डली, फ्रेंडली, मिजरली, इसका मतलब होता है कंजूस, है ना। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक तरीके से। ये हाँ, निगर्ड, कावर्डली का मतलब होता है डरपोक, निगर्डली, ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है कि ये या तो नाउन के बारे में बताएंगे या फिर प्रोनाउन के बारे में। ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है। कावर्डली, फ्रेंडली, मिजरली और निगर्डली, सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। मतलब ये या तो नाउन के बारे में बताएंगे या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ये कभी भी वर्ब के बारे में नहीं बताएंगे। दे विल नेवर टेल अबाउट अ वर्ब। इस चीज को बहुत स्टार मार्क करके लिखना। दे विल नेवर टेल अबाउट अ वर्ब, ये कभी भी वर्ब के बारे में नहीं बताएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। बिहेव वर्ब है, कैसे बिहेव किया, कावर्डली बिहेव किया, तो ये तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कावर्डली वर्ब के बारे में बता ही नहीं सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, बिहेव इन अ कावर्डली मैनर। अब मैनर नाउन हो गया, कैसा मैनर, कावर्डली मैनर, तो कावर्डली एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल सही यूज हो गया। बॉर्न इन अ फैमिली हो सकता है, बॉर्न इन पेरेंट्स नहीं हो सकता। तो एवरीबॉडी वॉज डिसअपॉइंटेड, हर कोई बहुत नाखुश था क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि वो इतने डरपोक तरीके से बिहेव करेगा बैटलफील्ड में। तो आंसर वॉज सी, बिहेव इन अ कावर्डली मैनर आपको करना। क्लियर। अगले पर आ जाते हैं। मैम एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, हाँ सिंगुलर वर्ब ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं आती बेटा। तो एक्सपेक्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दे लोगों के लिए वो बात की गई है, तो दे एक प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है, सब लोगों की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दे लिखा है। आई आस्क्ड हर व्हाट हैड शी डन टू हर फेस, ये क्या है, फुल स्टॉप लगा हुआ, इसका मतलब एक स्टेटमेंट है। इन अब्रॉड नहीं होता, अब्रॉड एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन नहीं लगाते, वर्ब के बाद, वर्ब के डायरेक्टली बाद एडवर्ब लगा देते हैं। तो इन इजीली नहीं होता है, डायरेक्टली इजीली होता है। इन अब्रॉड नहीं होगा, डायरेक्टली अब्रॉड होगा। इन फास्ट नहीं होगा, डायरेक्टली फास्ट हो जाएगा। ही रैन फास्ट, ही रैन इन फास्ट नहीं होगा। तो एडवर्ब जो है वर्ब के बाद या पूरे सेंटेंस के बाद डायरेक्टली आ जाता है, उसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। और अब्रॉड एक एडवर्ब है। अच्छा, दो तरह की चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट होता है और एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, स्टेटमेंट में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये सबको पता है। बट एक बहुत मेजर डिफरेंस जो होता है सवाल में और जवाब में, वो ये होता है कि स्टेटमेंट के केस में प्रोनाउन पहले आता है और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। क्वेश्चन के केस में ये उल्टा हो जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर प्रोनाउन। तो शी इज गुड, ये स्टेटमेंट होगा, इज शी गुड ये क्वेश्चन होगा। क्या सभी को क्लियर है कि क्या डिफरेंस होता है एक स्टेटमेंट में और एक क्वेश्चन में। इन्वर्जन एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, वो सिर्फ तब लगता है जब हार्डली, बियरली, स्केर्सली वगैरह जब स्टार्टिंग में लगे हो। वो अभी हमने कुछ दिन पहले, कुछ क्वेश्चंस में पहले पढ़ा है। अभी नॉर्मल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं और नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे प्रोनाउन पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और प्रोनाउन बाद में आता है। कितने लोगों को क्लियर है। चलो अब इसको देखो, ये एक फुल स्टॉप स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी और ये प्रोनाउन पहले आएगा। तो व्हाट हैड शी डन नहीं होगा, व्हाट शी हैड डन। तो मैंने उसको पूछा कि उसने क्या किया है अपने फेस में प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे। तो जब भी आप स्टेटमेंट दे रहे होगे, शी हैड, दे हैव, यू आर, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में। आप स्टेटमेंट को कैसे पहचानोगे, फुल स्टॉप से पहचान सकते हो, ऐसे बहुत पहचान सकते हो। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है,
मतलब मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने उसको क्या पूछा था। तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, एक चीज बता रही हूँ जो मैंने उससे पूछी थी। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को कैसे पहचानोगे? इस कंजंक्शन से भी पहचान सकते हो, ये बीच में जो कनेक्ट कर रहा है। तो व्हाट यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो हैड शी की जगह क्या आएगा? शी हैड। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड डन टू हर। द लिटिल गर्ल वॉज एब्सोल्युटली लोथ। दो शब्द होते हैं, एक होता है लोथ, ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है नफरत करना, टू हेट समवन। एक वर्ड ये होता है लोथ, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है झिझक रहे हो, रिलक्टेंट हो। रिलक्टेंट मीन्स झिझक रहे हो, हेजिटेंट हो। ये एडजेक्टिव होता है और ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है नफरत करना और इसका मतलब होता है आप उस चीज से रुक रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो उस चीज में। तो लिटिल गर्ल, गर्ल नाउन है, लिटिल गर्ल क्या थी? नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वो रोक रही थी अपने आप। तो लिटिल गर्ल अपने आप को रोक रही थी वेजिटेबल जूस पीने से, और वो होममेड फूड ही खा रही थी 2 महीने से। नहीं, लिटिल गर्ल रिलक्टेंट थी, अपने आप को रोक रही थी वेजिटेबल जूस पीने से और होममेड फूड खाने से। टू का पैरेललिज्म है ना, टू ड्रिंक एंड ईट। तो वो अपने आप को रोक रही थी वेजिटेबल जूस पीने से और होममेड फूड खाने से 2 महीने। तो क्या आया? LOATH। क्यों लोथ आया? क्योंकि गर्ल के बारे में बात हो रही है, गर्ल नाउन है, जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब नहीं आएगा। कोई दिक्कत किसी को? द लिटिल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि थोड़ा सा, यहाँ पे लिटिल का मीनिंग ही अलग है। लिटिल मीन्स छोटी, जो छोटी सी लड़की थी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना द लिटिल वाला, उस समय द लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लड़की नहीं थी, छोटी सी लड़की थी। तो लिटिल शब्द के भी 2 मतलब होते हैं, थोड़ा सा भी और छोटा सा भी। तो यहाँ पे छोटा वाला मतलब है। तो ए में एरर हो गया। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द कोच टोल्ड, कोच ने पीटर को बोला कि तेज भागो नहीं तो तुम रेस को हार जाओगे। लेस्ट, लेस्ट के साथ 2 केसेस होते हैं, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो शुड लगाओगे, नहीं तो कोई भी नहीं लगाओगे। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, मतलब अदरवाइज। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है? अन्यथा या अदरवाइज। इसका बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है कि या तो शुड लगाओ, क्योंकि आप एक तरह से सजेशन दे रहे हो, सजेशन के केस में शुड लगाते हैं, या फिर कुछ मत लगाओ। तो कोच ने बोला भागो नहीं तो रेस को हार जाओ। तो आंसर इज सी, लेस्ट ही शुड लूज द रेस। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स हुए सभी के यहां तक? मजा आया एरर डिटेक्शन में? समझ में आया सभी को? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि मैम हमने ना इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, अब हमको उसको लाइव चाहिए, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ गई हैं तो हमको अब इंग्लिश का लाइव बैच चाहिए, हमको प्रोफेशन 7.0 देखना है। तो जितने भी बच्चों को ने रिकॉर्डेड ले रखा है और जो लाइव चाहते हैं, वो बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं अपना बैच को, अपग्रेड ऑफर लगा के। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये आज का ऑफर है कि आपको 70% डिस्काउंट पे आपका जो ऑफ बैच है वो रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों को नया सब्सक्रिप्शन लेना है वो नया सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, कोड आपका NB60 लग जाएगा। परफेक्शन 7.0 की फर्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्कैन करके आप ले सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। आप बस 3 महीने भी 1 घंटा परफेक्शन, 1 घंटा एडिटोरियल में रेगुलरली आ जाओगे, आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से, तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे, इसमें कोड आपका सफलता लग जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं, ऑलरेडी लाइव दे रखा था, वो अब रिन्यू करवाना चाहते हैं, वो रिन्यू NB कोड लगा ले। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना।
या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक एक सिंगल सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल और परफेक्शन को तो कैसी आदत बना लो कि किसी दिन खाना ना खाओ, बट ये दोनों क्लास में से कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप क्लास में आके बैठ भी जाओगे तो। क्लास में आके बैठोगे तो पढ़ाई तो करवा ही दूंगी मैं, तो अपने आप से ये वादा करो और इस वादे को मत तोड़ना। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा।